नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम प्रथम विश्व युद्ध की मुख्य घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित यह तीसरा व्याख्यान है। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। अगले दिन रूस को जब यह सूचना मिली कि ऑस्ट्रिया ने बेलग्रेड पर बम वर्षा की है, तो रूस के युद्ध मंत्री ने जार को पूर्ण सैन्य सज्जा की आज्ञा देने के लिए तैयार कर लिया। रूस की सेना की लामबंदी के कारण जर्मनी का युद्ध में प्रवेश करना अनिवार्य हो गया। 31 जुलाई 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस को 12 घंटे की अंतिम चेतावनी दी, जिसमें उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध समस्त सैनिक तैयारियां समाप्त करने के लिए कहा। रूस ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस घोषणा से पूर्व ही जर्मनी ने फ्रांस की सरकार से पूछा था कि रूस और जर्मनी के बीच युद्ध होने पर उसकी क्या नीति रहेगी। इसके उत्तर में फ्रांस के मंत्री ने कहा था कि हमें अपने हितों के अनुसार निर्णय करना पड़ेगा। किंतु इसके बाद फ्रांस ने भी अपनी सेनाओं को कूच करने की आज्ञा दे दी। 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी। इसी दिन इटली ने अपनी तटस्थता की घोषणा की। इस प्रकार यूरोप के सभी प्रमुख देश युद्ध में सम्मिलित हो गए। आगे हम बात करते हैं इंग्लैंड किस तरीके से युद्ध में सम्मिलित हुआ। इंग्लैंड के विदेश मंत्री ग्रे ने आखिरी समय तक युद्ध रोकने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें निराश होना पड़ा। यद्यपि फ्रांस और रूस के साथ किए गए समझौते के अनुसार इंग्लैंड फ्रांस या रूस का साथ देने को बाध्य नहीं था, तो भी उसकी सहानुभूति फ्रांस के साथ थी। 1905 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक प्रत्येक संकट के समय इंग्लैंड ने फ्रांस का समर्थन किया था। इसी बीच इंग्लैंड और फ्रांस के सैनिक अधिकारियों के बीच गुप्त परामर्श भी होता रहा था। फ्रांस पर आक्रमण होने की दशा में उसकी सहायता करना इंग्लैंड का नैतिक कर्तव्य था, परंतु ग्रे की स्थिति बड़ी कठिन थी। इंग्लैंड का लोकमत युद्ध विरोधी था और उसके लिए मंत्रिमंडल तथा पार्लियामेंट को युद्ध के पक्ष में करना कठिन कार्य था। वह हर स्थिति में त्रिराष्ट्र मैत्री को कायम रखना चाहता था। 31 जुलाई 1914 ईस्वी को फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना एक विशेष दूत सम्राट जॉर्ज पंचम के पास भेजा और उससे सहायता मांगी, किंतु सम्राट उस समय तक फ्रांस को कोई निश्चित आश्वासन देने की स्थिति में नहीं था। 31 जुलाई को ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने फ्रांस और जर्मनी की सरकार के पास एक पत्र भेजा, जिसमें दोनों देशों से पूछा गया था कि क्या वे बेल्जियम की तटस्थता को बनाए रखने का वचन देने को तैयार हैं। फ्रांस ने तो तुरंत ही आश्वासन दे दिया, किंतु जर्मनी इस प्रकार का आश्वासन देने को तैयार नहीं था। वह उसके बदले में ब्रिटेन की तटस्थता का आश्वासन चाहता था, जो इंग्लैंड का विदेश मंत्री देने को तैयार नहीं था। 1 अगस्त को फ्रांस ने अपनी सेना को लामबंदी की आज्ञा दे दी, जिससे फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। 2 अगस्त को जर्मनी ने लक्जमबर्ग की तटस्थ भूमि पर अधिकार कर लिया और जर्मनी ने बेल्जियम से 12 घंटे के अंदर अपने राज्य में से जर्मन सेनाओं को फ्रांस के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए मार्ग देने की मांग की। बेल्जियम ने इसे अस्वीकार कर दिया और उसने इंग्लैंड से सहायता की अपील की। इंग्लैंड ने प्रशा तथा अन्य राज्यों के साथ 1839 ईस्वी में बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी दे रखी थी। जर्मनी के इस कार्य से अंतर्राष्ट्रीय कानून के भंग होने और उससे भी अधिक बेल्जियम पर जर्मनी का अधिकार होने से अपनी सुरक्षा के लिए एक संकट खड़ा होता देख इंग्लैंड ने जर्मनी से बेल्जियम के समक्ष प्रस्तुत की गई मांगों को वापस लेने के लिए कहा। 4 अगस्त अर्धरात्रि तक जर्मनी की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर ब्रिटेन ने रात्रि को ही जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।
आगे इसका परिणाम स्वरूप विश्वव्यापी युद्ध का आरंभ होता है। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में प्रवेश करते ही यूरोप की सभी बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध आरंभ हो गया था। कुछ ही समय पश्चात यूरोप और एशिया के कुछ अन्य राज्य भी इसमें सम्मिलित हो गए। 7 अगस्त को मॉन्टेनिग्रो ने सर्बिया की ओर से युद्ध में प्रवेश किया। 23 अगस्त को जापान ने 1902 ईस्वी की आंग्ल जापानी संधि की शर्तों को पूरा करने तथा जर्मनी से बदला लेने के उद्देश्य से उसको अल्टीमेटम दे दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। 29 अक्टूबर 1914 ईस्वी को तुर्की ने बिना युद्ध की घोषणा किए रूस के काला सागर के बंदरगाहों पर बम वर्षा की, जिसके कारण 3 नवंबर 1914 ईस्वी को रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की के जर्मनी की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने से मित्र राष्ट्रों को काफी चिंता हुई, क्योंकि उसके कारण स्ट्रेट्स के मार्ग से रूस को युद्ध का सामान भेजना और रूस से अनाज प्राप्त करना कठिन हो गया। यह भी भय उत्पन्न हुआ कि तुर्की के सुल्तान के धार्मिक प्रभाव के कारण एशिया और अफ्रीका में ब्रिटेन और फ्रांस के अधीन क्षेत्रों में मुसलमानों का विद्रोह न हो जाए। आगे हम बात करते हैं इटली के मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल होने की। 3 अगस्त 1914 ईस्वी को इटली ने इस आधार पर तटस्थता की घोषणा की थी कि उसके मित्रों ने स्वयं ही युद्ध आरंभ किया है। संभवतः तटस्थ रहकर इटली दोनों गुटों से लाभ उठाना चाहता था। उसकी तटस्थता की घोषणा के बाद से ही जर्मनी तथा मित्र राष्ट्र उसे अपने अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। अंत में मित्र राष्ट्रों ने 26 अप्रैल 1915 ईस्वी की लंदन की गुप्त संधि के द्वारा अपने गुट में सम्मिलित कर लिया। संधि के अनुसार मित्र राष्ट्रों ने उसे ट्रेंटिनो, ट्रिस्ट, दक्षिण टाइरोल, गारिजिया, इरिस्ट्रिया तथा अल्बानिया द्वीप समूह पर इटली का आधिपत्य स्वीकार करने, इसके अतिरिक्त तुर्की के एशियाई क्षेत्र के एक भाग पर उसका प्रभाव स्थापित करने और अफ्रीका में जर्मन प्रदेश का कुछ भाग उसे देने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात 23 मई 1915 ईस्वी को इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इटली के पश्चात बुल्गारिया को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने पक्ष में मिलाने का प्रयत्न किया, किंतु बुल्गारिया 1913 ईस्वी के बाल्कन युद्ध में सर्बिया के समक्ष हार को नहीं भुला था। अतः उसने 14 अक्टूबर 1915 ईस्वी को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इससे जर्मनी का पक्ष मजबूत हुआ। पुर्तगाल ने 1916 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया। इसके पश्चात 27 अगस्त 1916 ईस्वी को रोमानिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके मित्र राष्ट्रों का पक्ष मजबूत किया। आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने तटस्थता की घोषणा की, किंतु अमेरिका के अधिकांश नागरिकों की सहानुभूति मित्र राष्ट्रों की ओर थी। जो जो युद्ध की अग्नि भड़कती गई, यह स्पष्ट होने लगा कि अमेरिका अपनी तटस्थता की नीति पर स्थिर नहीं रह सकेगा। युद्ध आरंभ होते ही मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका से अधिक अनाज एवं युद्ध सामग्री खरीदना आरंभ किया, जिससे अमेरिकी उद्योगों को बहुत लाभ हुआ। कुछ समय पश्चात अमेरिका की व्यापारिक कंपनियों ने मित्र राष्ट्रों को युद्ध सामग्री खरीदने के लिए ऋण भी दिए। इन सभी कारणों से अमेरिका मित्र राष्ट्रों को विजयी बनाना चाहता था। 1917 ईस्वी में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। प्रथम, रूस में बाल्शेविक क्रांति के कारण उसने जर्मनी से संधि करके युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था। इससे मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर बन गई थी। द्वितीय, अमेरिका का लुसिटानिया नामक यात्री जहाज जर्मन लोगों द्वारा डुबोने से अमेरिका में जर्मनी के विरुद्ध जनमत उबल पड़ा था, क्योंकि इस जहाज में लगभग 1200 यात्री थे। मार्च 1916 ईस्वी में जर्मनी ने फ्रांस के एक यात्री जहाज ससेक्स को भी डुबा दिया, जिसमें बहुत से अमेरिकी नागरिक घायल हुए। इस घटना के बाद
18 अप्रैल 1916 ईस्वी को अमेरिका की सरकार ने जर्मनी को चेतावनी दी कि यदि वह अपना पनडुब्बी युद्ध तुरंत बंद नहीं करेगा तो अमेरिका की सरकार को उससे राजनयिक संबंध समाप्त करने पड़ेंगे। 31 जनवरी 1917 ईस्वी को जर्मनी की सरकार ने अमेरिका को सूचित किया कि 1 जनवरी 1917 ईस्वी से वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी जहाजों के विरुद्ध जर्मन पनडुब्बियों द्वारा आक्रमण करके पुनः आरंभ कर दिए जाएंगे आक्रमण। मार्च 1917 ईस्वी में जर्मनी ने 5 अमेरिकी व्यापारी जहाजों को डुबो दिया। इससे अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और उसने भी 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से युद्ध ने सही मायनों में विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया था। यह युद्ध ऐसा था जिसमें न केवल यूरोप के बड़े राष्ट्र शामिल हुए बल्कि जिसने उनके उपनिवेशों अमेरिका, मिस्र, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को तथा अंतिम चरण में सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम को, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के गणराज्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। संपूर्ण विश्व युद्ध के लिए 2 प्रमुख गुटों में बढ़ चुका था। पहला मित्र तथा संयुक्त राष्ट्रों का, जिसमें कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, श्याम, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राजील, ग्वाटेमाला आदि इस गुट में थे, मित्र राष्ट्रों के अथवा संयुक्त राष्ट्रों के गुट में। दूसरा जो गुट था विश्व युद्ध का, वो था केंद्रीय शक्तियों का, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की मुख्य रूप से थे। आगे हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायित्व की। विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात शांति सम्मेलन के समय जीते हुए देशों ने 1919 ईस्वी में युद्ध के उत्तरदायित्व का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जर्मनी तथा उसके मित्र राष्ट्रों को मुख्य रूप से दोषी ठहराया था, किंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि युद्ध का उत्तरदायित्व किस राष्ट्र का था। यदि हम उस समय की व्हाइट बुक, ब्लू बुक, ऑरेंज बुक, येलो बुक आदि को देखें, जिन्हें क्रमशः जर्मनी, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने प्रकाशित करवाया था, तो भी यह ठीक ठाक पता नहीं चलता कि वास्तविकता क्या थी, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र ने युद्ध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न लेकर दूसरों देशों पर थोपा था। परंतु जब हम युद्ध से संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों के पत्र, डायरी और संस्मरणों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध का दोष किसी एक राष्ट्र का नहीं था। फिर भी दोष को क्रमबद्ध किया जा सकता है। प्रोफेसर फे ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल जर्मनी और उसके मित्रों को युद्ध करने के लिए उत्तरदायी ठहराना ऐतिहासिक दृष्टि से अयुक्ति संगत है। उन्होंने सभी राज्यों को किसी न किसी रूप से उत्तरदायी ठहराया है। सर्बिया की सरकार ने हत्या के षड्यंत्र की जानकारी होते हुए भी उसको रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए और ऑस्ट्रिया को भी इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। यदि वह अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालन करता तो संभवतः राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या नहीं होती। इसके साथ ही फे ने लिखा है कि युद्ध का आरंभ करने के लिए अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा ऑस्ट्रिया अधिक उत्तरदायी था। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए सर्बिया को युद्ध के दौरान नष्ट करने का निर्णय लिया। अतः उसने सर्बिया के सम्मुख जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी जिनका पालन करना संभव नहीं था। इसके बाद भी उसने अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे समझौते के प्रयत्नों को विफल करने के लिए सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने में अनावश्यक शीघ्रता की। उसने स्वयं अपने मित्र जर्मनी द्वारा रूस से वार्ता करने और समझौता करने की सलाह की अवहेलना कर दी। अतः ऑस्ट्रिया ही युद्ध आरंभ करने के लिए जिम्मेदार था। जर्मनी ने अपने सहयोग के आश्वासन से उसे और अधिक भड़का दिया था। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। विश्व के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व युद्ध था। इसमें 30 राज्यों के लगभग 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया।
इससे पूर्व विश्व के किसी भी युद्ध में इतनी संख्या में सैनिकों ने भाग नहीं लिया था। इस युद्ध में विजेता और पराजित दोनों पक्षों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 80 लाख थी और लगभग 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए। इसके अतिरिक्त उन लोगों की संख्या भी कम नहीं थी जो शत्रु के दबाए हुए या घेरे हुए प्रदेशों में कष्ट सहन करने के कारण मर गए। संपत्ति के विनाश की दृष्टि से भी यह युद्ध अभूतपूर्व था। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार वहन करना पड़ा। इस युद्ध में नवीनतम एवं विनाशकारी शस्त्रों का प्रयोग किया गया। टैंकों, हवाई जहाजों और पनडब्बियों के द्वारा भयंकर विनाश किया गया, जिससे सामान्य नागरिक भी नहीं बच पाए। राजनीतिक दृष्टि से भी विश्व युद्ध के परिणाम महत्वपूर्ण थे। इसके फलस्वरूप यूरोप के 3 प्राचीन राजवंश, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग, जर्मनी का होहेनजोलन और रूस का रोमानोव राजवंश समाप्त हो गया। इस प्रकार युद्ध में पश्चिमी जनतंत्रात्मक सरकारों ने सफलता प्राप्त की और युद्धों के उपरांत उपयुक्त तीनों राज्यों का पूर्वी तथा मध्य यूरोप से विलोप हो गया। तो इस प्रकार से आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से युद्ध की चिंगारी सुलगने के बाद उसने एक विश्वव्यापी युद्ध का जो है रूप लिया, और यह युद्ध 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक, इतने लंबे समय तक यह युद्ध चला, जिसका कि परिणाम कभी भी सही नहीं हो सकता था। धन्यवाद।